चल सखी चल चल सखी चल सखी चल चल सखी चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो। चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। साथियों नमस्कार, मैं अर्चना पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 9वें एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज 9वें एपिसोड में आप ऐसी महिलाओं और युवा लड़कियों के धरातल से जुड़ी जमीनी अनुभव सुनेंगे जो पंचायत की राजनीति में नारीवादी नजरिए से सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। आप इनसे ये भी जानेंगे कि जब महिलाएं राजनीति में नारीवादी सोच से काम करती हैं तो किस तरह से उनका काम विशेष बन जाता है और कैसे पंचायत में महिलाओं के मुद्दों पर प्रमुखता से काम होने लगता है जिन पर अक्सर पुरुषों का ध्यान ही नहीं जाता। जैसे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे महिलाएं राजनीति में आगे आई। जिन महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। साल 2019 में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी 44.37% रही, जबकि 2014 में ये 46.14% थी। महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण देने वाला बिहार अग्रणी राज्य है। आज भारत में 20 राज्यों में ये लागू हो गया है। 2009 में 110वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके द्वारा महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण 50% कर दिया जाएगा। इससे निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में और वृद्धि होगी। इस प्रावधान में महिलाओं की क्षमता उजागर हुई है, जो भविष्य में भारत की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। इन सब प्रावधानों के बावजूद हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते भी हैं कि महिलाएं पंचायत में आरक्षण के लिए खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन उनका कामकाज उनके पति, बेटे, भाई या देवर यानी पुरुष ही संभालते हैं। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे अब तक समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है। यहाँ आज भी पुरुषों का वर्चस्व है। ये ढांचा और वर्चस्व न सिर्फ महिलाओं को राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है, बल्कि राजनीति के प्रवेश द्वार में बाधाओं की तरह उन्हें रोकता है। पंचायत में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए हैं, जिनसे स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना इतना सरल नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज ने इसे भी अपने कंट्रोल के अंदर ला खड़ा किया है। इसीलिए किसी भी पद पर महिला का काम करना और उस महिला का एक सजग नारीवादी रूप में काम करने में काफी बड़ा अंतर है। क्रिया ने साल 2019 में पंचायत में महिलाओं और युवा लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका नाम है मेरी पंचायत मेरी शक्ति। इस प्रोग्राम के तहत पंचायत में न केवल महिलाओं की सहभागिता बढ़ी, बल्कि पंच, सरपंच, मुखिया और वार्ड मेंबर जैसे अहम पद पर रहकर इन महिलाओं ने नारीवादी सोच के साथ अपनी पंचायतों में बेहतरीन काम किया है। मेरी पंचायत मेरी शक्ति प्रोग्राम राजनीति से जुड़ी महिलाओं के नेतृत्व एवं क्षमता वर्धन के लिए किस तरह से काम करता है, ये जानने के लिए हमारे साथी नीतू क्रिया से जुड़ी बबीता जी से बात करेंगी। तो आइए सुनते हैं बबीता जी के अनुभव। बबीता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी हिंदी पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। धन्यवाद नीतू। हम चाहते हैं कि अगर हम आपसे जान पाए कि जो आपका मेरी पंचायत मेरी शक्ति प्रोग्राम चलता है, क्रिया ने चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के साथ काम करना क्यों चुना? जो जमीनी स्तर पे नारीवादी नेतृत्व निर्माण करने का जो काम है, जो कि क्रिया का एक काम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, तो हमें लगा था कि इनके साथ काम करने का एक मौका है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पंचायतों में एक रिजर्वेशन की पॉलिसी चलती है और जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंदर रिजर्वेशन किया गया था महिलाओं को लेकर, क्योंकि हमारा समाज बहुत पितृसत्तात्मक है और महिलाओं को आगे आने के लिए स्वतः तो कुछ नहीं करने वाले हैं। पंचायतों ने ये कहा कि हम 1/3 रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं को, तो क्रिया ने भी यही सोचा कि यदि महिलाएं इस पोजीशन में चुन के आ रही हैं
तो ये मौका होगा उनके साथ काम करने का, क्योंकि चुन के तो आ जाती हैं, लेकिन जो एक्चुअल लीडरशिप है, जो पावर का जो होल्डिंग जिसको कहते हैं, जो सत्ता का ये है, वो स्थानांतरण नहीं हो पाता है। तो वो घर पे रहती हैं, काम कोई और करता है, डॉक्यूमेंट्स पे हो सकता है सिग्नेचर उनके होते हों, बट एक्चुअल डिसीजन मेकर कोई और होता है। तो इन सब बातों को लेकर हमें लगा कि रिस्पॉन्ड करने को लेकर पंचायत बड़ी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के अंदर महिलाएं भी हैं और लीडरशिप उनको दिया जा रहा है, तो वो लीडरशिप एक्चुअल भी होना चाहिए। और उस एक्चुअल लीडरशिप का हमारा 2 उद्देश्य था। एक था कि इनकी खुद की जो कैपेसिटी है एज ए लीडर, उसको डेवलप करना। दूसरा था कि इनकी लीडरशिप के माध्यम से उन मुद्दों को पंचायतों तक लेकर आना जो नहीं आ पाते हैं। तो हमने ये 2 उद्देश्यों से इस काम को एक्सप्लोर किया, सोचा कि हमें करना है, और हमने इस इंटरवेंशन के लिए काफी इंटरनली अपने आप को तैयार किया। एक मॉड्यूल बनाया क्रिया ने कि पंचायतों में यदि महिलाओं के साथ जेंडर का प्रशिक्षण करना है, पितृसत्ता ढांचे को लेकर बात करनी है, पावर स्ट्रक्चर को बात करना है, तो वो मॉड्यूल क्या होगा, किस तरीके से हम बात करेंगे। कि आपके प्रशिक्षण के बाद, आपकी ट्रेनिंग के बाद जो आपने मॉड्यूल बनाया, उसके बाद किस तरह का चेंज देख पा रहे हैं? हमारी जो कोशिश थी उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। हमने ये कोशिश की कि पहले उनकी आइडेंटिटी जो है वो लोगों को पता चले, लोगों को उनके समुदाय में लोगों को ये पता हो कि भाई ये जो महिला है ये इस गांव की मुखिया है, ये गांव की वार्ड है, ना कि उनके पति है, ना उनके ससुर है, ना को उनका बेटा है। पर आज के दिन में कोई भी कहता था, ये मुखिया जी जो मेल मेंबर है वो कहते थे कि साइन कर दीजिए, तो कर देती। अब ये सवाल करती है कि ये सिग्नेचर क्यों किया जा रहा है, किस काम के लिए हो रहा है, तो ये सवाल करना भी सीखी हैं। और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि ये महिलाएं जब लीडरशिप में आ रही हैं, जब एक्चुअल पावर होल्डर बन रही हैं, तो वो उन मुद्दों को लेकर जो मुद्दे बिल्कुल पंचायतों में नहीं उठाए जाते हैं, सड़क और शौचालय और घर और आवास के बाद कोई बात नहीं होती है, महिला के साथ हो रहे हिंसा पे बात कीजिए। यदि गांव में किसी लड़की के साथ जल्द और जबरन विवाह हो रहा है तो उस पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, सेफ्टी पे बात कीजिए, महिलाओं की सेफ्टी को लेके बात कीजिए, महिला थाना है कि नहीं, महिलाओं के लिए अस्पताल है कि नहीं, उनकी हेल्थ की व्यवस्थाएं सही है कि नहीं, इस पे महिलाओं ने बात करना शुरू किया है। तो ये मुझे लगता है हमारे कार्यक्रम का एक बहुत सफल प्रयास रहा है। बहुत शुक्रिया अपने अनुभव साझा करने के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से संक्षिप्त में बताने की कोशिश की कि हम ये जो महिलाएं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, क्रिया काम कर रहा है, अब वो किस तरह से लीडरशिप में अपनी पंचायत में आगे आई और अभी किस तरह का बदलाव दिख रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच नीतू। बबीता जी को सुनते हुए हम समझ पाए हैं कि अगर महिलाएं राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं, तो कैसे पंचायत की बैठकों में महिला मुद्दों को जगह मिलती है, उन मुद्दों पर चर्चा होती है और फिर उन पर काम किया जाता है। राजनीति से जुड़ी यूपी, बिहार और झारखंड की जिन महिलाओं को मेरी पंचायत मेरी शक्ति प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित किया गया, उनकी पंचायत में, उनके वार्ड में किस तरह का बदलाव आया, ये जानने के लिए हमारी साथी नीतू ने यूपी, बिहार और झारखंड की यात्राएं की, जिसमें वो प्रधान, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच और पंचायत सहायक के रूप में काम कर रही उन महिलाओं और लड़कियों से मिली जो अपनी पंचायत में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और महिलाओं और लड़कियों की सहभागिता बढ़ाकर उनके मुद्दों पर काम कर रही हैं। नीतू आज आपको झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले के तेतला ग्राम पंचायत के तुड़ी गांव में रहने वाली पूर्व सरपंच दीपांत्री सरदार और पंचायत समिति सदस्य मंजू से मिलवाएंगी। साथ ही आप बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रेपुरा गांव की वार्ड सदस्य विभा देवी और शुभंकरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 की पंच रीना देवी से मिलेंगी। इसी के साथ आप यूपी के महोबा जिले की काली पहाड़ी की ग्राम प्रधान और बड़ा गांव की पंचायत सहायक लक्ष्मी से भी काम करने की रोचक यात्रा सुनते हैं। तो साथियों, हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पे झारखंड पहुंच चुके हैं। अभी हम झारखंड के जमशेदपुर जिले में आए हैं और यहाँ पे हम तेतला ग्राम पंचायत के तुड़ी गांव में बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ की पूर्व सरपंच दीपांत्री सरदार जी हैं। तो दीपांत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जेंडर का भवंडर बात भी जज्बात भी में। धन्यवाद मैडम जी। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अपना अनुभव बताएं कि आपने अपनी पंचायत में काम किया है, काम करने के क्या अनुभव रहे हैं,
शुरू में तो बहुत मैं डरती थी कि भाई अगर मान लीजिए फील्ड में जाऊंगी, किसी के साथ कैसे बात करना है कैसे नहीं, एकदम बहुत सारा डर था। बड़ों के साथ कैसे बात करूंगी, लोग में अगर कोई जवाब वो लोग मांगेंगे तो फिर कैसे मैं दूंगी। तो हमेशा थोड़ा सा मैं इधर उधर ट्रेनिंग में जाती थी कि भाई जो ये मेरा जो डर है उसको कैसे मैं भगाऊं और नॉलेज कैसे बढ़ाऊं, ताकि लोग जो बात करेंगे या तो कुछ पूछेंगे तो मैं जवाब दे सकती हूँ। मेरा पहला लक्ष्य था कि पंचायत भवन को किस तरह से एक कार्यालय का रूप देंगे। तो 1 साल में मैं पंचायत को एक मतलब अच्छा लुक दिए कि कैसे मेरा पंचायत का लोग बाहर ना जाए, सारा काम यहीं पे मैं करूंगी। तो उस तरह का मेरा कोशिश था और मैं कर पाई। दीपांत्री जी, अगर हम आपसे समझ पाए कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जब एक महिला पंचायत में सरपंच बनती हैं या मुखिया बनती हैं या किसी भी रूप में लीडरशिप के रूप में आगे आती हैं, तो उसकी क्या चुनौतियां होती हैं, क्या मुश्किलें होती हैं? क्योंकि सबसे पहले तो अगर ऐसा देखा जाए तो पंचायत में या तो कोई भी गांव में जाइएगा तो सबसे पहले बोला जाता है कि ये महिला है, ये तो कुछ नहीं जानती है, इनको खड़ा किया गया है, लेकिन उसका हस्बैंड ही ज्यादातर हैंडलिंग करते हैं। तो इस तरह का चुनौती है। सबसे बड़ा तो अपना घर से ही शुरू होती है। जब महिलाएं राजनीति में सक्रिय होती हैं तो जो हमारी पंचायत का ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है महिलाओं के हिसाब से? पंचायत का जो ढांचा है महिलाओं के हिसाब से मोटा मोटी ठीक ही है, लेकिन अगर मान लीजिए महिला सक्रिय है, सरपंच सक्रिय है, तो उस तरह मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा काम करने में। और अगर एक महिला सरपंच होती है और वो नारीवादी नजरिए से काम करती है जैसा कि आपने किया, तो उसके काम करने में क्या भिन्नता होती है, क्या कुछ अलग होता है? मतलब नारीवादी जो सोच जो है समानता को लाने के लिए एक कोशिश रहता है कि भाई अगर जेंट्स अगर ये कर सकता है तो लेडीज क्यों नहीं कर सकती है। देखिए, एक परिवार अगर चलता है तो परिवार का 2 पहिया होता है, एक मतलब महिला और पुरुष। 2 पहिया जब इक्वल चलेगा तभी एक घर का डेवलपमेंट होगा। फिर एक घर से शुरू होता है, एक समाज का डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम आपसे जान सकें, आपके निजी अनुभव जान सके कि आपने जब नारीवादी नजरिए से अपनी पंचायत में काम किया तो वो क्या काम थे जो आपने किए और क्या उसके परिणाम देखने को मिले? मेरा एक अनुभव रहा है, जब मैं वहाँ बैठना शुरू किए तो हम सबको जानकारी दिए, मतलब हर गांव में जाके जैसे छोटा छोटा एक्टिविटी करने लगे तो सबको मैं पंचायत में बुलाए। सबका जो नीडी था, जो जरूरत था उन लोग को, सबको सेवा देना शुरू किए। तो अपने आप एक रुझान उन लोग में आया। आपकी पंचायत में जो महिलाएं और लड़कियां थी, उनमें आपके सरपंच बनने के बाद किस तरह के बदलाव दिखे? एक तो पंचायत में जब हमको सम्मानित मिला तो पहला मेरा काम था कि एक पंचायत को कैसे डेवलप करना है, उसमें सारा रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना। पंचायती राज विभाग का जो पदाधिकारी थे शुरू में जब यहाँ पे हम लोग काम करना शुरू किए तो कहीं विजिट में गए थे तो मेरा पंचायत में घुसने के बाद जब पंचायत मेरा देखे, वो देख के ही बहुत खुश हुए। फिर यहाँ से जो रिपोर्ट गया, मतलब अपने आप कैसे जो हमको सम्मानित हुआ, हम खुद भी अनुभव करते हैं कि हमको क्या चीज देख के उन लोगों ने सम्मानित किया। जब शुरू में आए तो ग्राम सभा में भी मतलब 1 या 2 ही महिला जाती थी जो जानकार थी। तो जब इस तरह का कार्यक्रम होने लगा तो धीरे धीरे महिलाओं का एक भागीदारी बढ़ने लगा। फिर बहुत सारा फिर समस्याओं का समाधान भी हुआ। जब महिला की रिजर्व सीट निकलती है तो पंचायत में खड़ी कर दी जाती है सरपंच के तौर पे, मुखिया के तौर पे, पर जो कामकाज की जिम्मेवारी है वो पुरुषों के हाथ में रहती है। महिला केवल हस्ताक्षर करती है और वो कह सकते हैं कि एक नाम की बना दी जाती है प्रधान। पर आपने बहुत सक्रिय रूप से इतने साल काम किया, इसे आप कैसे देखती है? इस तरह का बदलाव कैसे आया आप में? मेरा जो सोच है कि हम खुद करेंगे, किसी के पीछे क्यों जाएं। मेरा भी तो एक डिसीजन होना चाहिए, मेरा भी तो एक सोच होना चाहिए भाई कि मैं किस तरह से काम करूं। अगर मैं खुद नहीं करूंगी तो मैं कैसे जानूंगी कि ये काम का नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। तो आप किस तरह के काम करने के तरीके से
यहाँ के लोगों में देखा देखी किस तरह से बदलाव आया? शुरू में तो बहुत कोई बोले कि अनमेरिड है, कहीं लड़का लेके भाग तो नहीं जाएगा। जैसे अवार्ड का बात हुआ, बहुत सारा कंपनी में भी सम्मानित किया, तो वो लोग जब ये चीज सुनते हैं कि दीदी को इस तरह का सम्मानित किया जाता है, तो वो लोग में भी एक मन में होता है कि भाई हम लोग भी इस तरह का काम करेंगे तो हम लोग को भी ये चीज सम्मानित, मतलब हम लोग को भी मिल सकता है कि भाई चलिए अच्छा काम करने से ये सब होता है। उन लोग का मन में थोड़ा सा आगे बढ़ने का एक जुनून पैदा होता है। तो दीपांतरी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैडम। थैंक यू, थैंक यू। मंजू, हम चाहते हैं कि थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। आप क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं आपके पद की? जी, मैं एक पंचायत समिति सदस्य हूँ जो हाल ही में जो 22 में चुनाव हुआ था, इसमें मैं खड़ी हुई थी और अच्छा रिस्पांस आया। इस माध्यम से मैं एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में काम कर रही हूँ पंचायत में। और मेरा काम है जो जरूरतमंद योजनाओं को लाभुक तक पहुंचाना, किस किस योजनाओं को ले सकते हैं और जो वंचित रह जाते हैं उनको उनके योजनाओं से जोड़ना। उसके बाद जब से हम पंचायत समिति में, तब से बहुत लोगों को पेंशन का दिक्कत रहा था, उन लोगों का पेंशन वगैरह हमने कराया। फिर किशोरियों को सुकन्या योजना, लाडली योजना, फिर सावित्रीबाई फुले, ये वगैरह सबका योजना दिलाया। और उसके बाद साथ ही साथ अभी अबू आवास के लिए विधवाओं को और विकलांग लोगों को, ऐसे लाभों को चुना हमने अबू आवास के लिए। आपको मंजू क्यों लगा कि आपको पंचायत समिति के चुनाव में खड़ा होना है, अपने गांव के लिए काम करना है? जैसे कि मैंने देखा कि महिलाएं अक्सर प्रतिनिधि तो बन जाती है, लेकिन प्रतिनिधि होने के बावजूद भी यहाँ पुरुष प्रधान राज चलता है। क्योंकि आम आदमी बन के अगर बोलने जाएंगे तो वहाँ मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार चुनाव लड़ना चाहिए। जब आप पंचायत में नारीवादी सोच के साथ काम करते हैं, तो आपके काम करने के तौर तरीकों में क्या अंतर दिखता है? ऐसे जैसे खासकर युवा के साथ ही हम काम करते हैं, तो इसमें युवा का सबसे ज्यादा मुद्दा महिलाओं को लेके होता है। तो उसमें ये सवाल आता है कि ये लोग हमेशा महिलाओं को लेके काम क्यों करती है। हम महिलाओं का दुश्मन अक्सर घर में ही होते हैं, हमें घर में ही डिमोटिवेट किया जाता है, हमें घर से पूरा सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि बोलने का तो सब बोल देते हैं कि सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचा पद पे हम लोग जाते हैं ना, खींच दिया जाता है और हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपके इस तरह से काम करने से आपकी पंचायत की महिलाओं और लड़कियों में किस तरह का आप चेंज देख पा रही हैं? पहले क्या था कि वो लोग डरती थी घर में कि घर में क्या बोलेगा, लेकिन अभी के समय पे क्या होता है, वो लोग अगर डरते भी है तो हम लोग एक बार बुलाती है और कि अपना भी हिम्मत कर पाती है सब कि हमको ये करना है। वो चीज सब ठान ली है, अभी महिलाएं भी या फिर किशोरी लड़की। आपको यहाँ तक पहुँचने में किस तरह की मुश्किलें और परेशानियां आई, क्या दिक्कतें आई? जिसमें सबसे बड़ा दिक्कत तो मेरा वही था, जब चुनाव के टाइम जब हम रैली पे थे, दौरा पे, सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था कि आप तो एक कुमारी लड़की हो, प्लस एज भी तुम्हारा ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें मैं 21 साल की थी, एज भी तुम्हारा ज्यादा नहीं, और उसके बाद तुम गांव में पली बड़ी नहीं हो, तो तुम कैसे पहल करोगी ये सबका? क्या आप तो कुमारी लड़की अगर भाग गई तो हम लोग क्या करेंगे? तो मुझे ये सवाल बहुत ज्यादा चुभ गया। पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को कैसे देखती हैं? जी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि तो इसीलिए अगर एक महिला अगर घर चला सकती है तो एक पंचायत भी अच्छा खासा संभाल ही लेगी। बस उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने का जरूरत है और उसको छोड़ने का जरूरत है। उसका लाइफ का डिसीजन जो है वो खुद ले, ना कि कोई और ले, ये चीज। तो मंजू, आपको बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां कि आप इतनी कम उम्र में इतना बेहतर काम कर रही हैं अपनी पंचायत के लिए। आप कई सारी लड़कियों को आपसे हिम्मत मिल रही होगी घर से बाहर निकलने की, उनको करने की। तो बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी मैम, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ की एक वार्ड सदस्य हैं विभा जी। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि पंचायत में महिलाओं की भूमिका को वो कैसे देखती हैं। मैंने रुबाड़ा पंचायत के रेपुड़ा गांव से हूँ और वार्ड सदस्य हूँ। मेरा नाम विभा देवी हुआ। अपने भूमिका को मैं तो महिला लोग को आगे करने का पूरा प्रयास करती हूँ कि महिला भी आगे बढ़ चढ़ के अपना भाग ले, हिस्सा ले और अपना काम खुद में, जैसे वार्ड सदस्य हूँ, लेडीज हूँ, तो जहाँ तक चाहती हूँ कि मैं मीटिंग में खुद जाऊँ, अपना काम खुद करूँ। क्या आप मीटिंग में जाती हैं, क्या आप काम करती हैं? अगर थोड़ा सा अपने काम करने का अनुभव बता पाए। और काम जहाँ हुआ, जैसे कि रोड नाला, चाहे कुछ पोखर उखर का जो काम हुआ है, वहाँ खुद मैं अपने जाती हूँ, खड़ा होकर के काम करवाती हूँ।
उसके बाद स्कूल में जाती हूँ, आंगनबाड़ी सब में जाती हूँ। तो क्या यहाँ पे और भी वार्ड सदस्य में महिलाएं काम कर रही हैं या आप अकेले हैं? जी, 6 महिलाएं हैं। पूरे पंचायत में 12 वार्ड है, 6 महिलाएं हैं और 6 जेंट्स हैं। तो हम 6 लेडीज जहाँ जाती हूँ, हाँ, वो लोग भी पूछ लेती है कि आप जा रही है, तो वो लोग भी जाती है। और जहाँ हम लोग का भूमिका है वहाँ तो अथी करबे करती है, जहाँ नहीं बुलाहट होता है तहाँ भी चल जाते हैं कि भाई मीटिंग है तो किस चीज का मीटिंग है, थोड़ा हम लोग भी जानकारी ले ले। तो आप जब पंचायत की बैठक में जाती हैं तो अगर हम नारीवादी नजरिए से बात करें तो आप कैसे अलग सोचती हैं? आपके काम करने के तरीके में क्या अंतर है? अंतर यही है कि शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी कि आप क्या जानिएगा, बहुत आदमी पुरुष की, आप तो लेडीज, आप क्या जानिएगा इस बारे में, से भेज दीजिए, माने जेंट्स को भेजिए समझने के लिए। हम क्या नहीं समझ सकते हैं जो जेंट्स समझेंगे, हमको पहले समझा दीजिए, उसके बाद साइन तो हम ही को न करना है, जेंट्स को तो नहीं करना है। और महिला सब तो जानबे करते हैं कि निकालने में महिला को घर से कितना दिक्कत होता है। महिला का सीट था तो महिला को खड़ा कर दिए, कोई मीटिंग में है तो खाली पुरुष लोग ही जाते थे। अब है थोड़ा महिला लोग बढ़ चढ़ के थोड़ा समझ गई है बात को कि हाँ जाना चाहिए मीटिंग में। न तो महिला लोग भी बोलती थी कि हम लोग क्या करेंगे मीटिंग में जाके। तो महिलाओं को क्यों लगा कि उनकी पंचायत में भागीदारी जरूरी है, मीटिंग में भागीदारी जरूरी है? अब सरकार हमको आरक्षण दे दिया, सरकार बोल रहा है कि हाँ महिला भी यहाँ आधार रहेगी, तो अब घर से भी चाहे गांव से भी महिला लोग चाहती है कि हम लोग भी मीटिंग में जाना पसंद करें और आगे बढ़ें। जैसे वो अगल बगल से भी होता कि औरत क्या करने जाएगी मीटिंग में, कहाँ जाती है। तो अगर हम वार्ड सदस्यों के काम को समझना चाहें तो क्या काम होते हैं वार्ड सदस्य के? वार्ड सदस्य के काम तो यही हुआ, वार्ड में अपना जो देखना है तो देख ही रहे हैं। वार्ड सदस्य का नाली और खरंजा के माने तौर से देखा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जिम्मेवारी है वार्ड सदस्य का। जैसे वार्ड सभा रखा जाता है तो वार्ड सभा रख करके उसमें नारी का समस्या और बाल किशोरियों का समस्या सुनकर और उसका कहाँ जाना है, पंचायत में लेकर के जाना है, चाहे मुखिया जी के पास जाना है, चाहे लड़की का हो चाहे औरत का हो। हमारी कोशिश है कि महिलाओं और किशोरियों का समस्या माने सुनिश्चित हो कि हाँ जैसे पुरुष है आधा तो आधा महिला भी जुटती है, तो लगता है कि हाँ नारी में कुछ परिवर्तन आया है कि यहाँ पर मतलब भागीदारी लेती है लेडीज लोग, अच्छा लगता है। अभी हम मुजफ्फरपुर के शुभंकरपुर ग्राम पंचायत में बैठे हैं और हमारे साथ एक पंच साथी है रीना जी। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रीना देवी है, मैं वार्ड नंबर 4 से पंच हूँ। गांव में पंचों का क्या काम होता है? पंच का काम है कि यही कि आपसी समझौता करवा देना, मिल लाभ करवा देना। पंच का यही काम है, दो तरफ के आदमी दोनों को मिला देना। थोड़ा अपने अनुभव बताइए कि आप किस तरह से काम कर रही हैं। शुरुआती दौर में हम घर से बाहर निकलते थे, थोड़ा हमको हल्का डर लगता था कि हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन अब नहीं कि विकलांग है तो विकलांग काम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमको करना पड़ता है वो हम करते हैं, जहाँ जाना पड़ता है हम जाते हैं। जो हम अपना काम के लिए खुद से कर रहे हैं तो हम निर्भर नहीं ना होते हैं कि अगला काम हमको करके देगा। अपना काम खुद कर सकते हैं, किसी और के नहीं कह सकते हैं कि हमको काम आप कर दीजिए। तो पंचायत में आपको खड़े होना है पंच की भूमिका में, ये आपको कैसे ख्याल आया? ये मेरे हस्बैंड जो थे ना वही कहे कि नहीं इसमें खड़ा होना है, थोड़ा देखना है, यहाँ के माहौल सुधार करना है। तो उस समय में खड़ा हुए थे, निर्विरोध में जीते। अगर आप रजनीश थोड़ा अपने बारे में मुझे बता पाए कि आपकी यात्रा प्रधान बनने तक की कैसी रही? धन्यवाद। मेरा नाम रजनीश प्रभा है और मैं महोबा की रहने वाली हूँ, ग्राम काली पहाड़ी की ग्राम प्रधान हूँ। शुरुआती दिनों में आप प्रधान बनी, फिर आप घर से बाहर निकली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे समाज में या हमने ऐसा देखा भी है कि महिला चुनावों में तो खड़ी कर दी जाती हैं, ग्राम प्रधान बन जाती हैं, पर काम हमेशा पुरुष करते हैं, पति हो, पिता हो, भाई हो। तो इसे आप कैसे देखती हैं? शुरुआती तौर पे दिक्कत तो बहुत आई है। गांव में
महिलाओं को, लड़कियों को आगे जाने के लिए बहुत रोक टोक लगाते थे। हम ही को कहीं भी जाना है, बाजार जाना है, तो प्रधान बनने के बाद तो और भी नहीं जाने देते थे। सबसे पहले तो घर ही से दिक्कत आती है। हम घर में नहीं कोई चीज सुलह कर पाएंगे तो बाहर कैसे कर पाएंगे। आपने खुद को प्रधान रहते हुए कैसे बदला और कैसे अपनी पंचायत में जगह बनाई? पहले तो मतलब ग्राम प्रधान का मतलब ही नहीं इतना ज्यादा पता था कि ग्राम प्रधान होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब अहम भूमिका हमारी क्या है। तो जब जैसे जैसे मतलब कार्यक्रमों से, मीटिंग से जुड़ते रहे तो अपने मतलब अधिकार को समझा, हमारा काम क्या है। आप दूसरों से अपना काम अपनी पंचायत में किस तरह से अलग कर रही हैं? ज्यादातर मैं महिलाओं और लड़कियों के लिए मतलब अपनी तरह से सोचती हूँ कि मतलब उन पर कोई ध्यान नहीं देता, और हमारी जैसी तकलीफें हैं तो अगर हम नहीं सॉल्व करेंगे इस पंचायत में होके भी, अगर मैंने ये सब नहीं किया कि मतलब उन लड़कियों को कैसे आगे बढ़ा सकूं, कैसे उनको मतलब शिक्षित कर सकूं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नहीं ध्यान में रख के काम करूंगी इन चीजों को, तो फिर मेरे महिला प्रधान होने का कोई मतलब नहीं है। आपको महिला प्रधान रहते हुए आपके समुदाय में जो दूसरी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, क्या उनमें बदलाव देख पा रही हैं आप? कि पहले तो बहुत नाराज होती थी, सोचती थी कि कैसे मतलब जाती आती रहती है, तो उनको भी मीटिंग में WGG कार्यक्रम में जोड़ के और हर जगह लिवा जाके, ताकि उनको जानकारी मिल सके, जागरूक हो सके। जो भी मुझे जानकारी मिलती है तो मैं उन सबको एक मीटिंग रखवाते हैं जिसमें से सबको जानकारी दे सकें, ताकि वो अपने अधिकार और कर्तव्यों को भली भांति समझ सके, जान सके। लक्ष्मी, अगर आप थोड़ा सा मुझे बता पाएं अपने बारे में कि आप पंचायत सहायक के पद पे काम कर रही हैं, तो आपके क्या अनुभव हैं, किस तरह से आप उसको लीड कर रही हैं? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं ग्राम बरा से हूँ और एक पहले मतलब लीडरशिप के रूप में कार्य करती रही हूँ और इस समय पंचायत में जो है पंचायत सहायक के रूप में कार्यरत हूँ और अभी जो है कार्य कर रही हूँ उसमें। इस काम को आप कैसे कर पा रही हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी, किस तरह से लीड कर रही हैं इस काम को, अगर थोड़ा सा बता पाए? इसमें दीदी मतलब पंचायत में जो कार्य होते हैं, जो भी जैसे पेंशन से रिलेटेड है या विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन या लड़कियों से रिलेटेड भी कुछ है, किसी का कोई फॉर्म भरना है, पंचायत में क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा काम लगा हुआ है, महिलाओं को, बुजुर्ग हैं जो उनको क्या दिक्कत है, उनकी पेंशन रुकी है तो क्यों रुकी है, मतलब ये सारी जो काम है वो मुझे देखने पड़ते हैं। और जो बैठकें होती हैं, महीने में बैठक होती है एक, और बाकी 6 महीने में होती है, 1 साल में बैठक होती है, तो अलग अलग तरीके से सबका मेंटेन रखना पड़ता है हर विभाग का। राजनीति में आगे आई ये महिलाएं बदलते भारत की एक सुखद तस्वीर है। ये खुद को बदल रही हैं। ये अपने घर, परिवार, गांव, मोहल्लों और टोलों को बदल रही हैं। इन महिलाओं के देखा देखी पंचायत में दूसरी जागरूक महिलाएं पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रही हैं। वो चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही हैं। पंचायतों में चुनकर आने वाली ज्यादातर महिलाएं युवा और पढ़ी लिखी हैं। पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिला आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। हम अक्सर देखते हैं कि पिछड़े वर्ग और पिछड़ी जाति से आने वाली महिलाओं के लिए चुनकर आना और समर्थन के साथ बने रहना अक्सर एक चुनौती होती है। जिस गांव में वो घूंघट उठाकर चल नहीं सकती, वहाँ कुर्सी पर बैठकर पूरे आत्मविश्वास से अपनी सत्ता को समझना और उसका इस्तेमाल करना एक बड़ी उपलब्धि है और चुनौती भी। बावजूद इसके इनकी कोशिशें जारी हैं। ये अपने अपने स्तर से शानदार काम कर रही हैं। बस जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण और नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करने की, ताकि वो पंचायत के काम को और बारीकी से समझ सके और उचित फैसले ले सके। पंचायत में महिलाओं के आरक्षण की जो बात कही गई थी, क्या आरक्षण देने मात्र से महिलाओं में वो नेतृत्व दिखा जिसकी उम्मीद की जा रही थी? ये जानने के लिए अभी हमारी साथी नीतू सुधीर पाल जी से बात करेंगी। सुधीर जी लंबे समय से झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर अपने संगठन और सरकारी तंत्र के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। आपने मेरी पंचायत मेरी शक्ति प्रोग्राम के तहत चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के साथ उनके नेतृत्व विकास के लिए
क्रिया के साथ मिलकर यूपी, बिहार और झारखंड तीनों राज्यों में काम किया है। आप स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, तो आइए सुधीर जी का अनुभव सुनते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज जेंडर का बवंडर बात की जज्बात की में। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पंचायती राज में आरक्षण लागू हुआ था कि महिलाओं को इतना % रिजर्वेशन दिया जाएगा अगर महिलाएं पंचायत में आएंगी, और ऐसा भी कहा गया था कि जब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ेंगी। तो क्या जो आरक्षण दिया गया है था या जिस सोच के साथ इसको शुरू किया गया था वो कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है धरातल पे, इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर 73वें संशोधन ने एक क्रांतिकारी प्रावधान लाया था, जिसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित करने की बात कही गई थी। लेकिन आज ज्यादातर राज्यों में 50% से ज्यादा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, और वो ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको नेतृत्व का मौका पंचायती राज में इस प्रावधान के पहले उनको ये मौका नहीं मिला था। क्रिया का जो इनिशिएटिव रहा, जिसमें हम थोड़ा क्लोजली जुड़े रहे, कई राज्यों में कि आरक्षण तो दे दिया गया था कि महिलाएं पंचायत में आए, लेकिन जो उनके काम करने की बागडोर थी वो ज्यादातर पुरुषों के हाथ में थी। पंचायतों में हम देखते हैं कि जो महिलाएं कभी घर की चारदीवारी से नहीं निकली, सीट आरक्षित हो गई, तो ज्यादातर जगहों पर यही हुआ कि पति नहीं लड़ सकता है तो वो शायद अपने घर की पत्नी को चुनाव के लिए तैयार किया। ये जरूर कई जगहों पर हुए, लेकिन इसको हम ये देखते हैं कि ये ज्यादातर जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि पति जो है एक सपोर्ट रोल में रहा। कई जगहों पर वो सपोर्ट रोल को क्रॉस भी किया, जहाँ वो ओवर शैडो किया और पत्नी की जगह जो है खुद ही वो सिग्नेचर से लेके सारा काम जो है, ये ऐसे इंस्टेंसेस भी मिलते हैं। लेकिन ये पहले चुनाव और दूसरे चुनाव और तीसरा चुनाव आते आते ये परसेंटेज देखेंगे बहुत कम हुआ है। जब पहली बार आप सार्वजनिक जीवन में जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक झटके में ये बाधाएं भी नहीं टूटेंगी, धीरे धीरे ये टूटेंगी। जी, सरकार में या पॉलिसी में कुछ ऐसा मॉड्यूल बना है, कुछ ऐसे ट्रेनिंग का प्रावधान है ताकि उनकी लीडरशिप को बढ़ाया जाए, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए? गवर्नेंस में उसकी जो भूमिका है, उस भूमिका को करने के लिए, और उससे भी बड़ी भूमिका ब्यूरोक्रेसी के साथ पूरे मसले को डील करने का जो स्किल चाहिए, जो हुनर चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, उसको लेके मुझे लगता है कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कम से कम सरकार के स्तर पर नहीं हुआ है। और क्रिया ने छोटे स्तर पर जरूर ये इनिशिएटिव ली जिसमें हम लोगों की सहभागिता रही, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन जगहों पर क्रिया के साथ हम लोगों ने काम किया, वहाँ की महिला नेतृत्व या महिला जो मुखिया या महिला पार्षद जो है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल या ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करने की जो स्किल है या सरकारी महकमे के कामकाज की जो जानकारी का स्तर है, वो निश्चित तौर पर आपको दूसरे प्रतिनिधियों से ज्यादा बेहतर मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पंचायती राज विभाग को सोचना चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आपने कितनी जरूरी बात कही कि हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपना अनुभव साझा कर पाए इन तीनों राज्यों को लेके, आप लंबे समय तक इनके साथ रहे हैं और आप क्रिया के इस मॉड्यूल को, ये नारीवादी नेतृत्व को कैसे देख रहे हैं पंचायतों में? झारखंड में थोड़ा इंटेंसिव ढंग से क्रिया के साथ हमारा जुड़ाव रहा, खासकर नारीवादी ढंग से जब नेतृत्व की बात आई तो ये हमारे लिए भी एक लर्निंग कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे पितृसत्तात्मक खांचे में वो घिरी हुई है जिसको तोड़ना अपने आप में उनके लिए चुनौती, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आपको पंचायत सचिव पुरुष ही मिलेगा, ज्यादातर सरकारी अधिकारी पुरुष ही मिलेंगे, और हमेशा से जो दोयम दर्जे का समझना, तो ये जो माइंडसेट बना हुआ है और ये जनरल स्टेटमेंट है कि महिला मुखिया है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस नजरिए से देखते हैं कि उनकी जो अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये जो महिला पहली बार चुन के आई उससे कोई बेहतर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो आगे की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई ये होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे जेंडर फ्रेंडली हो और वो मानसिकता हम कैसे बना सके कि जहाँ इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आप उतना स्पेस दें जितना दूसरे को देते हैं। और अगर हम आपसे ये समझ पाए कि जब ये इसको तोड़ के आगे निकलती हैं या जब महिलाएं नेतृत्व में आती हैं तो किस तरह के बदलाव दिखते हैं पंचायतों के काम में?
दोनों के गवर्नेंस में अंतर की बात जब हम करते हैं तो दोनों के विकास की अवधारणा को लेके समझ ही अलग है। पुरुष ये समझता है कि स्कूल 10 किलोमीटर दूर भी हो लड़कियों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बस हो जानी चाहिए। और महिलाएं सोचती हैं कि नहीं 10 किलोमीटर नहीं, क्योंकि सुरक्षा का मामला है, उसको हमारे पंचायत में होना चाहिए। इसका मतलब कि हम सुविधाएं जो हैं अपने पंचायत में देखते हैं, पुरुष जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। वो इस ढंग से देखता है कि सड़क रहेगी तो महिलाएं चल जाएंगी, लेकिन सड़क रहने से महिलाएं नहीं जा पाएंगी, क्योंकि उसके बीच का जो सामाजिक और सांस्कृतिक बैरियर है उसको पुरुष नहीं समझ पाता, जो महिलाएं समझ पाती हैं। और इसलिए आप देखिएगा कि जिन जिन पंचायतों में महिला मुखिया है उन पंचायतों में सामाजिक सरोकार वाले मसलों पर ज्यादा संवेदनशीलता आपको दिखती है। इसलिए कई चीजें नहीं आ पाती है, लेकिन कोशिश उनकी जरूर रहती है कि लड़कियों के शिक्षा को लेके, लड़कियों के स्वास्थ्य को लेके, लड़कियों की सुरक्षा को लेके ये काम जरूर वो करें, और इस दिशा में सफलता भी उनको कई जगहों पर मिलती है। तो बहुत शुक्रिया सर, आपके अनुभव से हम थोड़ा सा और गहराई से समझ पाए कि पंचायत में अगर महिलाओं की सहभागिता होती है तो किस तरह से पंचायतों के काम में जो बदलाव होते हैं, किस तरह से महिला मुद्दों को जगह मिलने लगती है। तो बहुत शुक्रिया आपको अपने अनुभव साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथियों, अब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन इजाजत लेने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। आपके क्या सवाल है और सुझाव क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में या शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की मेल आईडी shadesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए कीमती हैं। अगले सप्ताह आप 10वें एपिसोड में सुनेंगे कि युवा लीडर लड़कियां अपनी पसंद और नापसंद को कैसे देखती हैं, वो इन्हें कितना पूरा कर पाती हैं, इनके जीवन से क्या अपेक्षाएं हैं, ये पसंद नापसंद, अधिकार और सेक्सुअलिटी पर किस तरह से अपने समुदाय की दूसरी लड़कियों के साथ काम कर रही हैं और उनके अनुभव क्या है, ये किस तरह से विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल कर अभी अपने समुदाय में काम कर रही हैं। ये जानने के लिए सुनना ना भूलिएगा हमारी पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी का 10वां एपिसोड। तब तक मुझे यानी अर्चना को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सब रखें अपना ख्याल। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, ये अब हाथ चल बई हो।